बताता हूँ दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अल्टीमेटली 6-7 महीने का इस बार संघर्ष हो गया। आपको पता होगा कि वाक्षी की जो टेस्टिंग्स करवाने के लिए हम 6-7 महीने से जूझ रहे थे। मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ। देखो, पिछले 6 साल से हम जो टेस्टिंग कराते थे, एक प्राइवेट लैब थी मोहन नगर गाज़ियाबाद में और एक सरकारी लैब थी इंदिरापुरम में। इस साल जनवरी के अंदर क्या मामला हुआ कि जो ये प्राइवेट लैब थी मोहन नगर गाज़ियाबाद वाली, इनके यहाँ पे जो था कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि ये व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा पा रहा, बात नहीं कर पा रहा और कह रहे सर सैंपल भेज दो, मैं कर दूंगा। लेकिन हमने इनको कहा कि भैया हम वीडियोस बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो था, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि भैया वो जो कार्य है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा, उतना सपोर्ट वो हमें नहीं कर पा रहे थे। चाहे समय का अभाव कह लो, चाहे कुछ कह लो। जो सरकारी लैब थी इंदिरापुरम के अंदर जिससे हम करवाते थे, इस साल से उसने प्राइवेट किसी भी एंटिटी के सैंपल्स लेने बंद कर दिए थे। तो ये दोनों लैब्स के साथ में जनवरी में जिनसे हम 6 साल से करवा रहे थे, वहाँ से हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। नई लैब्स को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई निकला। दिल्ली की कम से कम 4-5 लैब्स को एक्सप्लोर किया गया, लेकिन वो लोग औपचारिकता के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि सर हम तो करके दे देंगे, एनालिसिस करना। मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेस्टिंग करवाई जाती है ना, फूड टेस्टिंग, ये औपचारिकता का काम नहीं है। इसे औपचारिकता से कुछ नहीं पता चलेगा। औपचारिकता से आप मार्केट में मिलने वाले सामान को तो कर सकते हो चेक कि वो खाने लायक है कि नहीं है। ऑर्गेनिक फूड की टेस्टिंग औपचारिकता से नहीं हो सकती, उसके अंदर डीप एनालिसिस होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो टेस्टिंग हमने कराई है, जब वो टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है तो उसकी एनालिसिस किस तरीके से और कितनी तरीके से करी जाती है। तो हम औपचारिकता का काम करने में विश्वास नहीं रखते, हमें समय लगता है चीज़ों को करने में। आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार पूरे भारत से बहुत मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ का विश्वास आप हमेशा कर सकते हैं कि हर दिन हम इन डेप्थ एनालिसिस हमारी हर चीज़ की बढ़ रही है। शायद इसीलिए वाक्षी से आने वाले उत्पाद की गुणवत्ता आपको दिन पे दिन जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो हुआ क्या, हमने 4-5 महीने लगाए, हमें कोई दिल्ली की लैब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली। उनके पास गए तो सर हमारा तो यही तरीका है, मशीन है, इसमें डालेंगे ये निकल आएगा, आपको ठीक लगे ठीक है, नहीं तो हम तो इसमें दिमाग लगाते नहीं। इतना बुरा हाल है दिल्ली की लैब्स का कि उनसे बेसिक चीज़ें, कॉमन सेंस की अगर पूछो कि इस टेस्टिंग पैरामीटर का क्या मतलब है क्या नहीं है, वो तक बताकर राजी नहीं है। जो हमारा मोहन नगर गाज़ियाबाद वाला प्राइवेट लैब थी और जो इंदिरापुरम वाली लैब थी, उन दोनों के अंदर खास बात ये थी कि उनके डायरेक्टर अकल की बात करते थे। ऐसा करके हमारे पास में गुड़गांव के अंदर बड़ी मुश्किल से पिछले महीने तक सर्च हुआ, जिनकी मैंने आपके साथ में फ़ोटो शेयर करी। वो महंगी लैब थी जहाँ पैसे ज़्यादा लगते थे, लेकिन हमने कहा ठीक है यार, एक बार पैसा भी बियर करेंगे, लेकिन हम जो सैंपल्स टेस्ट करवाना चाहते हैं हम उनके पास कराएं। उनके जो क्वालिटी टेस्ट वाले जो हेड थे, वो व्यक्ति जो है वो समझदार निकला, उससे बातचीत हुई, उसने हर पैरामीटर के बारे में बताया और हमें लगा तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अच्छे से हमारे सैंपल को टेस्ट करना। और ऐसा करके 6 सैंपल्स हम उनको देकर आए, जिसकी फ़ोटो मैंने शेयर करी थी। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको वो फ़ोटो। तो वो उस लैब के जो इंडिविजुअल्स थे उनको हमने ये देकर आए। अब ये जब हम उनको जो थे टेस्टिंग के सैंपल्स जो थे ये इनको देकर आए, देकर आने के बाद में अब इन्हें हम फॉलोअप कर रहे हैं। इनका आ रहा है सर हमारे यहाँ ऑडिटिंग चल रही है, कुछ चल रही है और हम सैंपल को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 महीना 1.5 महीना कम से कम इनके यहाँ लग गया। इतने में क्या हुआ, देखिए ये चीज़ बताती है जो ईश्वर ने जब चाहा है, जो चीज़ चाहिए ना वो ईश्वर के अनुसार ही होती है, समय के अनुसार होती है। हम लोग कोशिश कर सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार चलती नहीं है। अब ये गुड़गांव के अंदर मैं जाके इस टेस्टिंग लैब को सैंपल भी दे आया। अब 1 महीना 1.5 महीना हो गया, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब उनसे बातचीत है, मैं कह रहा हूँ भैया तुम टेस्ट करके देना है, सारी बातचीत होगी, टेस्ट तो कर दो, लेकिन करने के राजी नहीं है। इतने में क्या हुआ, जो मेरी मोहन नगर प्राइवेट लैब गाज़ियाबाद वाले व्यक्ति थे, उनका खुद ही कॉल आ गया। तो उन्होंने कहा सर ये है। तो हमने उनको कहा भैया तुम ढंग से जवाब नहीं दोगे, क्योंकि मैं कोई औपचारिकता में सैंपल तो दे नहीं सकता कि तुम अपनी टेस्टिंग निकालो और टेस्ट रिपोर्ट कर दो। मुझे तो ढंग से हर चीज़ की जो है इन डेप्थ चाहिए होती है, एनालिसिस हर बात की। तो उसमें तुम सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने नई लैब ढूंढी। तो उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल तत्परता से कार्य करूँगा, कुछ है भेजो मुझे, आप प्रोडक्ट्स भेजो और मैं उसकी ढंग से चेक करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेस्टिंग लैब वाला व्यक्ति होता है, इस चीज़ के ऊपर भी हमें नज़र रखनी पड़ती है कि जिससे टेस्टिंग करा रहे हैं वो व्यक्ति सही टेस्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो। जब हमें पता है कि पूरे देश के अंदर एडल्ट्रेशन, मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, एडल्ट्रेशन केवल ऑर्गेनिक में थोड़ी है, मेरे मन में है, आपके मन में है, टेस्टिंग लैब वालों के अंदर, हर मन के अंदर, हर बंदे के अंदर है। और उसके अंदर आपको जांच हर तरीके से करनी पड़ेगी। तो टेस्टिंग लैब के अंदर जो है, अब हमने 5 प्रोडक्ट्स इनको फिर हैंड ओवर करे 1 हफ़्ते पहले, जिसके अंदर हमने
कंपनियों के नाम जो है वो मैं अब बता सकता हूँ, ठीक है, या बताऊँ या नहीं बताऊँ, अब ठीक है इसमें बता देते हैं। इसमें किसी के टेस्ट फेल नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एनालिसिस के मामले में पहली बार मैं आपको कंपनियों के नाम बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगी चीज़ें क्या हैं। तो एक एक करके आप रिपोर्ट भी इनकी साथ में देखिए। मैं स्क्रीन के ऊपर कोशिश करूँगा साथ में दिखाऊँ, अगर मैं एडिटिंग इतनी अच्छी कर पाऊँ तो, और नहीं तो फिर बाद में अलग से आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो इसमें हम कंपनी की जो खांड थी उसको भेजा टेस्टिंग के लिए। जो खांड है, अब मैं आपको जो टेस्टिंग वाले जो जिसने टेस्टिंग करी है उस व्यक्ति की भी रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा, डायरेक्टर की। तो ये एक टेस्ट जो है ना, ये हम क्या करवाते हैं, ये पेस्टिसाइड के रेसिड्यू को चेक करता है। ये क्या होता है कि एग्जैक्ट रिपोर्ट हमें निकाल कर नहीं देता, लेकिन एक अंदाज़ा हमें दे देता है। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसकी कहीं पर बड़ी मान्यता नहीं है, मतलब इसको हम कहीं ऑफिशियली क्लेम नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमें इसके अंदर एक अंदाज़ा आ जाता है कि जो हम सैंपल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कितना साफ़, कितना है कि नहीं है। पहले मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ कि सफाई कैसे चेक करी जाती है। जैसे मैंने आपको ये अभी खांड दिखाई, रॉ शुगर और खांड है ना, एक कंपनी की एक रिपोर्ट, आप ये देखो। कंपनियों का नाम नहीं लेते, उससे हो सकता है कंपनी के मालिकों को थोड़ी दिक्कत हो, आपत्ति हो, उनकी भी अपनी मेहनत है। मैं केवल आपको रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूँ। देखो एक ऑर्गेनिक खांड है जिसकी रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, और ये देखो एक ऑर्गेनिक, अब आप देख रहे हो देसी वो गेहूं का आटा, आप समझ रहे हो। एक गेहूं के आटे की रिपोर्ट देखो और एक खांड की रिपोर्ट देखो, देख रहे हैं हम दोनों ये। तो जब इन दोनों की आप रिपोर्ट देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे, देखो गेहूं के आटे की रिपोर्ट कितनी साफ़ आई, पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना चला गया 0.02, और यूरिया कंटेंट कितना है 2.18। ये इसे बोलते हैं बिल्कुल साफ़ रिपोर्ट, बेहतरीन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि हम ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो 0.02 आपको दिख रहा है, ये अगर 0.03 पे जाता है बुरा नहीं है, 0.03 तक हम इसको बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं। और जो ये यूरिया कंटेंट है ये 3 या 4 तक चला जाए तो हम बुरा नहीं मानते, आप समझ रहे। तो अब खांड के अंदर क्या हो रहा है, अब आप देखो तो जो खांड है उसमें 0.03 mg तक जा रहा है, तो ये बुरा नहीं है, यानी खांड है तो ऑर्गेनिक, उसमें डेलिबरेटली ऊपर से पेस्टिसाइड नहीं डाला गया। लेकिन आप यूरिया कंटेंट देखो 6.28, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझ लो, इससे निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि आसपास के खेतों के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया ये काफ़ी डल रहा है, या जो पानी वहाँ पे जा रहा है उस पानी के माध्यम से, आप समझ रहे, यूरिया या किसी तरीके से उस खेत के अंदर यूरिया तो थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच रहा है। तो हालांकि ये जो खांड का सैंपल है ये गलत नहीं है, ये नॉन ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें कंपनी जो है कोई हमारे साथ डेलिब्रेट अटैम्प्ट कर रही हो गलत करने का, ऐसा नहीं पाया गया। लेकिन शायद ये बेस्ट प्रेफरेबल रेंज पे नहीं पहुंच पाया, ये बात है। थोड़ा सा कंपनी को ये रिपोर्ट दिखाई जाएगी और उससे कहा जाएगा कि स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट करें। ये यूरिया कंटेंट जो 6.28 तक आया है इसको 3 तक या 4 तक लाने की कोशिश करें। अभी इस पर और इन डेप्थ एनालिसिस चलेगी, इसके ऊपर अभी कंपनी के साथ में बैठकर इस पर चिंतन होगा, आप समझ रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो है गलत आ रही है, तो वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, वो अपने सैंपल्स दिखाएंगे, उनके साथ में बातचीत होगी, उन्होंने कितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, उसके हिसाब से फिर कंपनी की खांड को जो है आप तक कितना पहुंचाना है इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप ये एनालिसिस समझे, ये ऐसा नहीं है कि एकदम पास हुई नहीं हुई और एकदम उसके अंदर निकाल लिया जाए। अब आते हैं हम दूसरी रिपोर्ट पे, ये मस्टर्ड ऑयल की रिपोर्ट है। अब ये मस्टर्ड ऑयल की रिपोर्ट देखिए आप, ये ठीक है। तो हम आपको मस्टर्ड ऑयल पहले भी ज़्यादा नहीं खिलाते थे, लेकिन हम एक कंपनी के बारे में ओवरव्यू लेना चाहते थे, तो इसलिए हमने करा। अभी देखो इसमें 0.04 mg/kg क्या गया पेस्टिसाइड, यूरिया कंटेंट 4.36। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा डेलिब्रेट अटैम्प्ट नहीं है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल के अंदर हम 0.04 mg/kg को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। ये चीज़ बता रहा है कि इसकी पकड़ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक के अंदर शायद नहीं है, मीडियम रेंज का ऑर्गेनिक है, और वैसा ये रिपोर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो जैसा मैंने बताया, इसके मस्टर्ड ऑयल नहीं खिलाते हम, यूजुअली इसके मसाले जो हैं थोड़े बहुत आपको खिलाते हैं, उस हिसाब से मीडियम रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। तो ये रिपोर्ट भी कंपनी के पास भेजी जाएगी और उनको बताया जाएगा, क्योंकि फेल हुआ नहीं है टेस्ट, तो ऑर्गेनिक का इसने सैंपल पास किया ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक का केवल टेस्ट सैंपल पास होने से हमें खुशी नहीं है, हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। अब ये देखो आप, रेड चिली पाउडर जिस बंदे का है, आप समझ रहे हैं, तो रेड चिली पाउडर के अंदर यूरिया का उपयोग जो है वो कम होता होगा। अभी किसानों से भी बात की जाएगी कि रेड चिली पाउडर के अंदर क्या यूरिया का कंटेंट जो है वो यूज़ ज़्यादा किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये किसी किसान से समझा जाएगा। अभी मेरी विजिट भी है, इसके ऊपर एनालिसिस जो है वो अभी हम तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे, मैं केवल आपको सोचने के तरीके जो है वो अलग अलग बता रहा हूँ। तो अब इसमें 0.04 mg/kg जो है वो रेड चिली पाउडर है, ऑर्गेनिक का टेस्ट तो ये पास कर रही है।
ठीक है ना, 0.05 और 0.6 से ऊपर चला जाता है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कंपनियां वाक्षी ने ब्लैकलिस्ट करी थी, उनकी रिपोर्ट जो है वो किस तरह से मतलब वो आई थी। मैं आपको एक पुरानी, आप ऊपर डेट वाइज जो है थोड़ा नज़र रखिएगा तो उससे आपको पता चलेगा। फाइल मेरे पास, हाँ ये वाली एक रिपोर्ट जो है ये मस्टर्ड ऑयल की थी, ठीक है। इस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया था आज से 2 साल पहले। पॉपुलर कंपनी थी, देश की बड़ी कंपनी थी। तो इसमें देख रहे हो आप पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितना चला गया, 0.07 mg। ये होता है जो नॉन ऑर्गेनिक वाला होता है, वो फाड़ कर चलता है, 7, 8, 9 पे पहुंचता है वो, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक कंपनी थी जिसको, तो ये सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि ये नॉन ऑर्गेनिक कैटेगरी में चला गया। जो मस्टर्ड ऑयल मैंने 0.04 दिखाया ना आपको, और ये कितनी है 0.07 है। 0.04 का मतलब है कि वो भैया ऑर्गेनिक लिमिट के अंदर बंदा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी काम कर रहे हैं, काम चीज़ें कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये किस चीज़ की, अरहर दाल की रिपोर्ट है। ये भी उसी कंपनी की रिपोर्ट है जिसको हमने ब्लैक लिस्ट किया था, आप समझ रहे हैं। तो उसकी अरहर दाल के अंदर 0.06, तो क्योंकि बड़ी कंपनी थी तो इसीलिए 2-3, एक बार मस्टर्ड ऑयल अगर उसका फेल हुआ तो अरहर दाल चेक करवाई गई, ये पास होती कि वो भी फेल हुई, फिर कंपनी को डाटा भेजा गया कि भैया आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी और ये चीज़ जो है ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, ये गलत काम आप लोगों ने किया है, तब जाके उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। तो किसी भी चीज़ के ऊपर हम तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस उसकी समझनी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उस बंदे के अंदर दम है, वरना इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट निकालने में उस बंदे को कितना रिस्क रहता है, आप समझ रहे हैं मामला। तो ये चीज़ है। तो रेड चिली पाउडर की आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, रेड चिली पाउडर की मैंने अब रिपोर्ट दिखाई। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक के टेस्ट को ये पास करता है। हालांकि इसमें और समझा जाएगा, पहले ये समझा जाएगा रेड चिली जब उगती है तो उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा डाला जाता है कि यूरिया ज़्यादा डाला जाता है, तो उस हिसाब से भी एनालिसिस करके इसके आंकलन को किया जाएगा। फिर काला नमक चावल लाना ही शुरू करा, ये देख रहे हो आप। तो इसमें क्या है, यूरिया कंटेंट 6.5 है, ये 6.5 हम चाहते नहीं, ये अपर साइड पे है, लेकिन क्योंकि पेस्टिसाइड रेसिड्यू 0.03 है, इसका मतलब वो बंदा ऊपर से पेस्टिसाइड को स्प्रे नहीं कर रहा। तो क्लीन रिपोर्ट है, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर है उसको ये बताया जाएगा, देखो भैया ये यूरिया जो है ये थोड़ा हायर साइड पे है, आप इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखो, किसी दिन अगर ये क्रॉस कर गया तो आपका रडार में आ जाएगा। आखिरी रिपोर्ट देखो, त्रिफला पाउडर। अब ये त्रिफला पाउडर क्यों डाला गया था बीच में, ये जो टेस्टिंग लैब वाला व्यक्ति है इसको टेस्ट करने के लिए डाला गया था कि कहीं ये रिपोर्ट फर्जी तो नहीं कर देता। ये त्रिफला पाउडर जो मेरे स्टोर का ना, ये ऑर्गेनिक ग्रेड का है ही नहीं। इसके प्रोड्यूसर ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है, सर मेरे पास में देखो मैं अच्छी हर्ब यूज़ कर रहा हूँ, ए ग्रेड हर्ब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक त्रिफला को नहीं अभी प्रोक्योर नहीं कर पा रहा और दे नहीं पा रहा। त्रिफला के अंदर ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड्स वगैरह कम डलते हैं भाई। आंवला, हरड़ और बहेड़ा को उगाने के अंदर कोई व्यक्ति पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं लगाता, जड़ी बूटियाँ है ना। और वही चीज़ इसकी रिपोर्ट देखो रिफ्लेक्ट भी कर रही है। mg पर kg यूरिया गया, हायर साइड पे गया, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है ना। ऑर्गेनिक होता तो ये बहुत हमारे लिए कंसर्न की बात हो जाती। और पेस्टिसाइड रेसिड्यू 0.04 पे गया, जड़ी बूटी के हिसाब से जो है ये नॉन ऑर्गेनिक की एक तरह से मानी जाती है अंदाज़ा। तो इससे भी पता चल रहा है हमें कि त्रिफला पाउडर जो है, त्रिफला जो है वो अच्छी ग्रेड की हर्ब है जो हमने आपको खिलाई है, लेकिन वो ऑर्गेनिक ग्रेड में एंटर नहीं करी। और इससे लैब का भी पता चलता है कि लैब जो है वो फर्जीवाड़े में ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिपोर्ट हमें उठाकर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमने 5 सैंपल्स जो एक तरह से हमने दिए थे टेस्टिंग के लिए, सारे एक तरह से टेस्ट को पास करके आए हैं। और यही अब इसकी ये रिपोर्ट जो है ये हम अब पब्लिक करेंगे। इसके आधार के ऊपर हमारे स्टोर के अंदर कंपनी की रैंकिंग्स निकाली जाएगी। बहुत जल्दी मैं आपको रैंकिंग्स दूंगा कि मैं फ़र्स्ट नंबर पर किस कंपनी को मानता हूँ और क्यों मानता हूँ। और दूसरी सीरीज़ भी हमने शुरू की हुई है, कंपनी के पीछे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रोफाइल हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी रणनीति ये है कि हम जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनको बताएं कि देखो ये अच्छा काम है, आप लोग ईमानदारी से करो, पूरे अच्छे से करो। पूरे देश के अंदर खाद्य पदार्थों का मैं ये मानकर चलता हूँ कि लोगों का भरोसा शायद अब एक हमारा ब्रांड है वाक्षी, जिसके ऊपर आके टिका हुआ है। क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल होते हैं, सब होते हैं। आज अब तो ब्रांड भी छोटा नहीं रहा वाक्षी का, अच्छा खासा बड़ा हो गया और सब कुछ है। दायित्व तो बहुत बड़ा है, चैलेंजेस हमारे सामने बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। वीडियोज़ आप देखते रहना, आने वाला समय और है ना कांटों से भरा रहने वाला है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। क्योंकि जीवन जीने के आदर्श आप जितने ऊंचे करते जाओगे उतना ही आपका चलने का रास्ता भी कठिन होता जाएगा, है ना। तो ये अब राजीव दीक्षित जी थे, वो जब अपने जीवन के प्रकाष्ठा पे पहुँचे, सब पहुँचे, तो उसी समय पे एकदम ही ज्योति बंद हो जाती है।
आप समझिए, जबकि उस समय पे हमें कितना लगता है अरे यार ये व्यक्ति यार 3-4 साल और रहता यार काया पलट देता। बट दैट्स हाउ लाइफ एक्चुअली इट एक्चुअली गोज़ अहेड विद, और उसमें हमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि आगे आने वाला रास्ता जो है वो हमारे लिए मुश्किल भरा होगा, कांटों से भरा होगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी और को परेशान ना किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए अच्छा काम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जाके परेशानी तो होगी हमें, और अलग अलग तरह की होती है। विधि का विधान है, ईश्वर है, सब चीज़ें हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जो 38 इयर्स की आज मेरी उम्र जो हो गई है, इसको मैंने अच्छे से जिया है, और आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक के वो माइलस्टोन्स और स्टैंडर्ड्स वाकई सेट करने में कामयाब हुई है, जिसका अनुसरण देखो कल हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बाद में कोई एक व्यक्ति आएगा। तो राजीव दीक्षित जी ने जो लीगेसी छोड़ी थी, हमने उसके बाद में उस लीगेसी को पकड़ा। कल को हम जहाँ पर भी छोड़ेंगे हमें इस बात की गर्व की अनुभूति होगी। जीवन क्या है, वो तो आज मरो 40 साल बाद मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लीगेसी को आगे लेके जाने का काम आपके बच्चों का और देश के जो अच्छे लोग हैं उनका है। ये लीगेसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और आज मुझे गर्व है आपको बताते हुए कि वाकई कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च के अंदर उस लीगेसी को थोड़ा और आगे तक लाने में कामयाब हो गई। अब मुझे भी अच्छा लगता है, अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम ऐसी चीज़ों को लगातार फाइंड आउट कर रहे हैं जो देश में कोई दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा। अच्छा रास्ता हमने कवर कर लिया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर ज़िंदा रहे, अगर जो है, ऐसा मत समझिएगा कि कल ही कुछ होने वाला है, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ इन चीज़ों के लिए, है कि नहीं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी डैम थिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई दिक्कत आ रही है या कुछ ऐसा है। अभी तो मौसम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमें पता है आप लंबे समय तक जो है वो नहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अच्छा करते जाओगे ना, वो अच्छे का वज़न बहुत बढ़ता जाएगा। इतनी अच्छाई जो है इस समय कलयुग जो है सहन कर नहीं पाएगा। तो हमारी एक लिमिट होती है। अगर हम अच्छाई की तरफ, या तो हम भटक जाएं, मेरे पास में दो ही रास्ते हैं, या तो मैं भटक जाऊं और गलत काम कर लूं, और अगर मैं अच्छा काम करता जा रहा हूं ना, उसका वज़न अब बढ़ने लग गया है। जो हम अच्छाई का काम कर रहे हैं वो आदर्श इतने ज़्यादा भारी हो गए हैं कि उसको सहना और उसके साथ में आगे चलना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स जस्ट लाइक आप जैसे वो महाभारत में भीष्म पितामह को देख रहे थे, तो वो प्रतिज्ञा ये भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली, और वो जीवन जो है वो प्रतिज्ञा के साथ में इतना भारी हो जाता है कि भैया आपको जीने के अंदर जो है फिर आगे जाके कठिनाई होने लग जाती है। द सेम वे हैपन्स विद अच्छाई। तो अब हम भटकने के मार्ग से, मैं नहीं जानता मेरी टीम के बारे में, लेकिन मैं तो खैर आगे आ गया हूँ उन सारी चीज़ों से। तो अब भटकना, गलत काम करना, ये शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। अच्छे काम हम करते करते जो ये भारीपन अब जो बढ़ता जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही। तो ये चीज़ रहती है। तो इससे पहले ही बस मेरी यही इच्छा है कि हमसे पहले कोई ना कोई एक व्यक्ति इस लीगेसी को आगे लेके जाने के लिए कामयाब हो, है ना। हम लोग आगे रहे नहीं रहे, लेकिन कोई ना कोई इसकी लीगेसी को आगे लेके जाए, क्योंकि ये रिसर्च काम आएगी। वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पे, अगर यूट्यूब बंद नहीं हुआ तो ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल रहेगी। इंस्पिरेशन लें लोग इससे, और इससे बेहतर काम करें, क्योंकि देश को अच्छे भोजन की आवश्यकता है। और वो अच्छा भोजन जो है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में कोई और जो है इस तरीके से नहीं दे सकता। इसके अंदर एक पूरी की पूरी साइंस है जो विकसित कर दी गई है। हमें हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छी नीयत के बच्चों की ज़रूरत है, नहीं मिल पा रहे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, 13 लोगों की मेरे पास में ज़रूरत है, जिसमें से केवल अभी 5 टिके हैं। 6 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। 2-3 लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, और ये सब पकड़े गए। मैं इस ऑर्गेनिक बिज़नेस को उन लोगों के साथ नहीं चला सकता आगे, जिनको इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद इतनी अच्छी, आपको पता है सैलरी जो बाहर मिल रही है उन बच्चों को 15-15, 20-20 हज़ार भी नहीं मिलती। हम 35-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं इस समय पे। ये जो 5 बच्चे 6 बच्चे बचे हैं, इनको 35-40 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं। हम इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं भाई तुम चोरी मत करो। तो चोरी करने का मतलब ये बिज़नेस को नुकसान नहीं होगा। बिज़नेस में तो सब लोग ये विश्वास कर रहे हैं पैसा आएगा नहीं आएगा वो तो चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि तुम इस ऑर्गेनिक बिज़नेस के अंदर तुम 20 साल करने के बाद भी लोग तुम पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप समझो, आज अगर मैं आपको कोई चीज़ भेज रहा हूँ और मैं बिल में 2 रुपये की जानबूझ के गलती कर दूँ, मन में खोट आ जाए, तो क्या कोई सामान खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि बात 2 रुपये की है नहीं, बात तो ट्रस्ट की है ना। अब ये 5 लोग मेरे पास में केवल बचे हुए हैं, 6 लोग मेहनती हैं, दिन में 11-11, 12-12 घंटे बेचारे काम भी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मुझे डर ये रहता है भटक ना जाएं, ये चोरी ना करें। और ये चोरी स्टोर में से या मेरे गोडाउन में से चोरी करना वो इसलिए ठीक नहीं है, बिकॉज जो ये आज अगर बाई चांस चोरी कर रहे हैं और मैं उनको अगर छोड़ दूँ कि ठीक है चोरी करते रहो, मॉनेटरी नुकसान तो करेगा। आप लोगों को भी, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं आ पाएगा ना आप लोगों को कितना डिस्काउंट देना है अगर इन लोगों की चोरी को छोड़ दोगे तो
कई लोग जो है ये भी सोचते हैं कई बार कि व्यवहारिकता जो है भाई इस चीज़ में है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, वरुण जी चोरी करने दो, कोई बात नहीं, आप अपने लक्ष्य में लगे रहो। भैया मैं अकेला कब तक आप लोगों को खाना खिलाऊंगा, उसके लिए तो टीम चाहिए ना। और सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर बच्चे इस तरह की चोरी करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा उन्हें बिज़नेस से। नहीं मिल रहे, मार्केट में लोग नहीं मिल रहे, बच्चे नहीं मिल रहे, हमने एक पूरी जनरेशन ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया दोस्तों। हमारे पिछले 20-25 साल में जो बच्चों को हमें संस्कार देने चाहिए थे, मोरल वैल्यूज़ हमने ख़त्म कर दिए हैं। बच्चे नहीं मिल रहे जो इन सारी चीज़ों को समझ सकें। द होल जनरेशन हैज़ गॉट करप्टेड। और यही रीज़न है कि आज आपको खिलाने के लिए, आज वाक्षी और बिज़नेस की कमी थोड़ी है। दुनिया आ रही है, दुनिया चाह रही है, आप लोगों को 3-3 दिन में, 15-15 दिन में डिलीवरी होती है, मैं दूसरे-तीसरे दिन में देने लग जाऊँ, कितना तेज़ व्यापार बढ़ जाए। लेकिन बच्चों के अंदर ईमानदारी चाहिए, पैसा मिल रहा है उनको, सब कुछ मिल रहा है, फिर नहीं ईमानदारी कर पा रहे, क्या करें बताओ। नोबडी कैन हेल्प। पहले तो खुद के ऊपर नियंत्रण रखो कि हम चोरी और हम गलत काम आप लोगों के साथ नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा। फिर उसका टीम को मोटिवेट करो, मत करो। उसमें से एक बच्चा भटक जाता है, कलयुग है भाई, भटक जाता है, कब तक माया के जाल से बचोगे। मैंने पहले वीडियो बहुत बनाई है। तो ये ट्रिकी टास्क बन रही है इसमें। बाकी सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली, अब हर चीज़ हमारी सब कुछ है। लेकिन इन बच्चों का 13 लोगों का लोड इस समय 5 या 6 बच्चे जो हैं वो होल्ड करके चल रहे हैं। इनमें से अगर 1-2 बच्चे ने भी और गलती कर दी, बहुत मुश्किल होगा स्टोर के ऑपरेशंस को आगे संभालना। तो लेट्स सी, लाइफ है और जीवन के अंदर कठिनाइयाँ आती रहती है। हम लेकिन तैयार हैं हर तरह की कठिनाई का सामना करने के लिए और आपको बेहतरीन उत्पाद खिलाने के लिए। लगे रहिए। पूरी तरह से हमने हर कंपनी के ऊपर नज़र बना रखी है, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस करने की, और उनके साथ में ये फ़ाइल को और डिस्कशन भी किया जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से हमें सब कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।